बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मुखातब हूँ अपनी कौम से, अपनी आने वाली नस्लों से, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे मुल्क के साथ क्या कुछ हो रहा है। अभी हालिया जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, जो कि न्यूट्रल्स के कंधों पे बैठ के आई है, उसने हालिया जो बजट दिया है, और टोटल बजट जो उनसे है वो 18,877 18,877 अरब रुपए का बजट अनाउंस किया है। और जिसमें हमारे होनहार दफा के लिए जो हमारी लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसी जो बैठी हुई हैं, उन्होंने माशाल्लाह उसमें से 2122 अरब रुपए सिर्फ दफा के खर्चे के लिए मद में रख लिए हैं। क्योंकि हम माशाल्लाह हमने इंडिया भी फतह कर लिया है, हमने कश्मीर भी फतह कर लिया है, हम चीन से भी पंगा लेने जा रहे हैं, रशिया की भी कुछ स्टेट्स हमने छीन लेनी है। इसलिए सबसे ज्यादा बजट हमारा दफा के लिए मुख्तस किया गया है। क्योंकि हमने मुल्क के अंदर हुकूमतें तोड़नी भी हैं, जोड़नी भी हैं, और जो कोई आइन और कानून और जाती आजादी के लिए आवाज उठाए उसको गिरफ्तार भी करना होता है, उसके घर पे छापे भी लगाने होते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा बजट जो 21 खरब 22 अरब ये माशाल्लाह सिर्फ दफा के लिए रखा गया है, ताकि हम मजीद इलाका जात जो उनसे हैं दूसरे मुल्क को फतह कर सके। उससे आगे आए, हम बताना चाहते हैं कि एक हमारे मोहम्मद अब्बास जज साहब हैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट के, जिन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा जबरदस्त आइन कानून की बहाली, आइन कानून पे अमल दरामद करते हुए ये फैसला दिया कि जिन लोगों को 9 मई के झूठे, जैली और बेसलेस केसों में गिरफ्तार किया था, उसने उनका फैसला करना था। तो हमारी जो एजेंसीज थी, हमारी जो पुलिस है, उन्होंने क्या किया है कि सरगोदा में जनाब उन्होंने उस जज साहब की अदालत को घेरे में ले लिया। 7 घंटे जज साहब को यरगमाल बनाए रखा। बात यहां खत्म नहीं होती, बल्कि वहां पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ था उसको गोलियां मारी गई, लाइट बंद कर दी गई, उसको जज को महबूस किया गया, उसके अमले को डराया धमकाया गया। तो क्योंकि वो जज आइन कानून और जो हमारे लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक चलने के लिए उसने मेरिट पे फैसला देना था, और वो उसने दिया, और उसने सबको फारग कर दिया। और उसने बात यहां खत्म नहीं की, क्योंकि वो कोई दलेर जज है, कोई बिका हुआ जिसकी प्रॉपर्टी हेवन फील्ड के साथ हो वहां नहीं थी, उसके बीवी बच्चों की प्रॉपर्टी बाहर नहीं थी, इसलिए उसने मेरिट पे फैसला दिया और किसी हीलो हिज्जत से काम नहीं लिया। और उसने फिर अपने दीगर जजेस की तरह, जिस तरह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा था, जुडिशियल काउंसिल को लेटर लिखा था कि उन्हें डराया धमकाया जाता है कि उनको एजेंसियां ये कह रही हैं कि उनकी मर्जी के फैसले किए जाएं। लेकिन उसी तरह से मोहम्मद अब्बास जज साहब ने क्या किया, उसने एक लेटर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलक शहजाद साहब को लिखा, और उसमें उसने सब कुछ बयान किया कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ है। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो उनसे हैं वो एक दलेर और न डर और हर तरह की जो उनके ऊपर को प्रेशर डाले वो प्रेशर नहीं लेते। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने माशाल्लाह आरपीओ, आईजी और सेक्टर कमांडर आईएसआई सबको तलब कर लिया है, और इसलिए कि ये बताएं आप क्या कर रहे हैं। अब देखिए उसका फैसला क्या आता है, उसने एजेंसीज को भी उधर तलब कर लिया है कि आके इसका जवाब दें कि जज मोहम्मद अब्बास जो कि मेरिट पे फैसला देना चाहता था, उसको आपने यरगमाल क्यों बनाया है। और फैसला होने के बाद मोहम्मद अब्बास साहब ने 9 मई के झूठे केस में सब जितने उसके पास मुल्जमान का केस थे सबको फारग कर दिया। तो हमारी एजेंसीज जो 1 नंबर है, उन्होंने फौरी तौर पे इंतजाम किया। तो उन मुल्जमान को, जिसमें अमजद नियाजी वगैरह तकरीबन 31 लोग हैं, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया, और उनको दोबारा गिरफ्तार करके मियां वाली पेश किया गया। तो वहां पे एक और नडर जज था जिसका जमीर जिंदा था, जिसकी प्रॉपर्टी बाहर नहीं थी, जिसकी बीवी बच्चों की प्रॉपर्टी बरोने मुल्क नहीं थी, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरह। इसलिए उसने भी आइन कानून के मुताबिक फैसला दिया, और फौरी तौर पे जितने लोग रिमांड के लिए पेश किए गए थे सबको फारग कर दिया। ये उन जजेस की बात है जो आजाद हैं, ये उन जजेस की बात है जो करप्ट नहीं, ये उन जजेस की बात है जिनके बीवी बच्चों की प्रॉपर्टी बाहर नहीं पड़ी हुई, वो ऐसे फैसले दे सकते हैं।
आगे चलें, कराची में क्या हुआ है कि कराची में एक एक्सीडेंट होता है एक वकील साहब की गाड़ी के साथ, तो उन्होंने 15 पे कॉल कर दी या उसके खिलाफ जिन्होंने एक्सीडेंट किया था उनके खिलाफ रिपोर्ट की। तो थाना डिफेंस कराची में क्या हुआ है कि इंटेलिजेंस के वो वालों की गाड़ी थी, वो थाने वालों ने रोक ली। तो इंटेलिजेंस वालों ने वहां से अपने गुंडे बुलाए और जिस तरह से पहले वो बहावल नगर में एक सिपाही के साथ कुछ उसके घर में कोई कार्रवाई कर रही थी पुलिस या की, तो जैसे उनको रिटेलिएशन दिया, सबको लटा के खूब शतरौल की। सेम लाइक डिफेंस थाना जो उनसा कराची में है उसमें भी यही किया गया। जो पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, उस पर अमल दरामद चाहा, तो वहां से एजेंसीज के लोग आए, उन्होंने सारे थाने की वो धुलाई की जो जिसको हम कहते हैं कि रे ना साइंदा, इस तरह से उन्होंने फेंटा सबको लगा दिया है। सेम लाइक एक हुआ इंडिया में भी हुआ है, लेकिन इंडिया में जो पुलिस है वो क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक चलती है, वो किसी की डिक्टेशन पे नहीं चलती, उनके पास कोई एक नंबर एजेंसी नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया है कि पुलिस और आर्मी का कोई मैटर डिस्प्यूट रेज हो गया, तो वो पुलिस ने आर्मी के जो बंदे मतलूब थे या जिन्होंने जुर्म सरजद किया था सबको गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ मुताबिक कानून कार्रवाई की। लेकिन यहाँ पे तो न्यूट्रल्स का सिर्फ इशारा चलता है। अगर न्यूट्रल के इशारे के खिलाफ कोई चलेगा तो वो अगवा हो जाएगा, उसके बीवी बच्चे पकड़ लिए जाएंगे, उसके घर रेड हो जाएगा, उसके घर और चादर और चारदीवारी का तकद्दस इस्तेमाल कर दिया जाएगा। जो कौमें जिंदा होती हैं, जिन्होंने तरक्की करनी होती है, वो लॉ एंड ऑर्डर पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद कराते हैं। अभी अमेरिका में क्या होता है कि जो बाइडेन के बेटा जिसने एक पिस्टल खरीद किया है, एक गन खरीद की है और वहां पे लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, उसने जो इंफॉर्मेशन पुटअप की जिससे वो गन खरीदी, जिस दुकान से, जिस एजेंसी से, तो वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन गलत दे दी। उसके जिम्मन में क्या हुआ है कि वहां पे गलत रिपोर्ट, गलत अपने जो उसके फैक्ट्स थे वो बयान ना करने की बिना पे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और वो गिरफ्तार होता है और 100% यही क्या है उसको सजा होगी, क्योंकि वो मुल्क जो आइन कानून पे अमल दरामद करते हैं वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करते हैं। जो बाइडेन जो कि एक मजबूत तरीन सदर है अमेरिका का, लेकिन उसके बावजूद उसके बेटे के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसको गिरफ्तार किया गया है। और मरियम नानी और हमारे जो पीएम दिल्ली मैंडेट वाले शहबाज शरीफ, जो जिसको हम बूट बादशाह भी कहते हैं, इन्होंने एक नया प्लान तैयार कर लिया है। प्लान ये तैयार कर लिया कि जो सरकारी इमारत हैं, सरकारी बिल्डिंगें हैं, सरकारी इदारे हैं, उनको हम सोलर पैनल पे देंगे, वहां पे बिजली का निजाम सोलर पैनल पे कर देंगे ताकि बिजली की खपत कम हो, बिजली की कंजम्पशन कम हो। लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरह इन्होंने पहले मुल्क को लूटा है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट देके, जो लगाते हैं वो खाते हैं, ये वो फार्मूला लगा रहे हैं कि ये सोलर पैनल का एक सरकारी तौर पे प्लान तैयार करेंगे, फिर सोलर पैनल लगेंगे और जिसमें से अरबों खरबों डॉलर, अरबों खरबों रुपए खाए जाएंगे और ये सारा वजन गरीब पे पड़ता जाएगा। क्योंकि जो इन्होंने बिजली घर लगाए हुए हैं, कौम सारी को पता है कि जो इन्होंने कैपेसिटी पेमेंट हर सूरत देनी होती है, जिनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट किए हुए अपनी किकबैक के लिए, वो सारा बजट, वो सारा लोगों का पैसा जो बिजली की मद में, जो कि बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल की मद में लोगों से कलेक्ट किया जाता है, वो सारा फिर जिनको इन्होंने किकबैक का सारा प्लान तैयार किया हुआ है उन बिजली घर वालों को फिर पेमेंट होती है। और नाजायज बिल जो उनसे हैं वो गरीब अवाम से लिए जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा इदारा नहीं, कोई ऐसी एजेंसी नहीं जो इन चोरों, लटेरों, डाकुओं का मुहासबा कर सके और गरीब अवाम की इनसे जान छड़ाए। लिहाजा सिर्फ कौम के पास एक ही उम्मीद है, वो उम्मीद मेरा कायद इमरान खान है, जिसने एक विजन, एक सोच, एक फहम, एक ख्याल दे के इस कौम को जिंदा कर दिया है। तो इंशाल्लाह सारी कौम अपने कायद के साथ इस मुल्क को आजाद कराएगी, इंशाल्लाह इन कानून पे अमल दरामद करके छोड़ेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।